नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं, पाठ 10, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, इस पाठ में से आपके कुल 4 अंक के प्रश्न आने संभावित है। कितने अंक के? 4 अंक के प्रश्न आने संभावित है। काफी छोटा पाठ है और इस पाठ में से जो भी प्रश्न बनेंगे बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको 4 अंक इस पाठ से मिलेंगे। यदि आप इस पाठ को अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो 4 अंक लाना इस पाठ में काफी आसान हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये पाठ आसान भी है। तो आज हम पाठ 10 की बात करेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी अहम होने वाला पाठ है ये। तो देखिए, विज्ञान में अपना पाठ चलेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इसकी शुरुआत हम सर्वप्रथम किससे करेंगे? मानव नेत्र से। किससे शुरुआत करेंगे? मानव नेत्र से इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नेत्र की जो आंतरिक संरचना है वो आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है और कौन कौन से इसमें भाग है और कौन कौन से भागों के द्वारा इसमें हम प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है और हमें बाहर की वस्तुएं, वातावरण की जो वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई देती है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको सामने एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र किसका है? मानव नेत्र का। किसका चित्र है ये? मानव नेत्र का। मैं इधर लिख देता हूं, मानव नेत्र। मानव नेत्र का आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अंदर देखिए आपको अलग अलग पार्ट्स के इसमें नाम दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है, इसमें देखिए स्वच्छ मंडल। क्या दे रखा है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल के पश्चात पक्षमापी पेशियां दे रखा है, पुतली दे रखा है, नेत्रोद दे रखा है, फिर पक्षमापी पेशियां इधर से भी है, क्रिस्टलीय लेंस भी है, दृष्टिपटल भी है, दृक् तंत्रिका भी है, कचाप द्रव भी है और परितारिका है। स्वच्छ पटल को हम यहाँ पर एक नाम और दे सकते हैं, श्वेत पटल। क्या नाम दे सकते हैं? श्वेत पटल। तो श्वेत पटल बोल दो या स्वच्छ पटल बोल दो, बात एक ही है। स्वच्छ मंडल बोल दो या श्वेत पटल बोल दो, इसका अर्थ एक ही होता है। दृक् तंत्रिका यहाँ पर जो दे रखा है, ये सीधे जाके किससे जुड़ती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मानव नेत्र की जो संरचना है, इस संरचना के अंदर सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ मंडल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सब एक दूसरे की जो नेत्र में जब देखते हैं तो हमें मानव नेत्र में अधिकांश भाग बिल्कुल श्वेत रंग का दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। जो श्वेत और सफेद रंग का जो भाग है, वही भाग क्या कहलाता है? स्वच्छ मंडल या श्वेत पटल कहलाता है। और ये श्वेत पटल क्या करता है? तो ये जो मतलब नेत्र को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। श्वेत पटल क्या काम करता है? बाहरी आघातों से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मानव नेत्र है, इसका व्यास कितना होता है? तो देखिए, मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है मानव नेत्र, जो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, अर्थात चेहरे के ऊपर 2 नेत्र पाए जाते हैं। तो मानव नेत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, अर्थात एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। आकार कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग है, जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र का सबसे प्रथम अंग हम जिसकी बात करेंगे वो है स्वच्छ मंडल, या हम उसे कह सकते हैं श्वेत पटल। क्या कह सकते हैं? श्वेत पटल। और श्वेत पटल के बारे में आपको एक ही बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यह नेत्र की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो नेत्र है, उस नेत्र के ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, नेत्र पर कुछ उभरा हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक का ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को यहां पर मैं देखिए, ये जो आपको उभरा हुआ भाग इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कॉर्निया।
यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये जो अगला भाग है, इस भाग को कहते हैं, उभरे हुए भाग को नाम दिया गया है कॉर्निया। क्या नाम दिया गया है? कॉर्निया। और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति 4 से 5 घंटों के भीतर अपना नेत्र दान कर सकता है। उस नेत्र का जो सबसे प्रमुख दान करने योग्य यदि भाग माना जाता है तो वो भाग कॉर्निया माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉर्निया। तो ये जो कॉर्निया भाग है ये हल्के काले रंग का, दूसरा रंग का होता है और नेत्र के बिल्कुल सामने कुछ थोड़ा बहुत उभरा हुआ भाग होता है जिसके अंदर से प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। अर्थात यह एक पारदर्शी भाग होता है जो प्रकाश किरणों को नेत्र के अंदर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए सबसे पहला भाग हो गया कॉर्निया, रक्तपटल के पश्चात क्या हो गया? कॉर्निया। कॉर्निया भाग आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं, उभरे हुए भाग के पश्चात हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक भाग और पाया जाता है जिसे हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो ये जो परितारिका वाला भाग होता है, इस भाग में क्या होता है? देखिए ये कॉर्निया के पीछे का एक काले रंग का भाग होता है। क्या होता है? काले रंग का भाग होता है जिसके अंदर मानव नेत्र लेंस स्थित होता है। क्या स्थित रहता है? मानव नेत्र लेंस स्थित होता है। तो देखिए क्या करता है ये जो परितारिका है, इस परितारिका में जो मांसपेशीय संरचना होती है, कैसी संरचना होती है? मांसपेशीय संरचना, जो नेत्र लेंस को सिकुड़ने नहीं देती है और ना ज्यादा लंबा होने देती है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? परितारिका। कौन है? परितारिका। उस परितारिका के अंदर एक छिद्र पाया जाता है। इस परितारिका के अंदर यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र से ही प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती है। तो देखिए ये हो गया परितारिका। परितारिका के बाद में अगला भाग जिसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। आप सबने ये तो अवश्य ही अनुभव किया होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं, प्रकाश में जाते हैं दिन के समय, तो अचानक से हमारी आंखें बंद हो जाती है, अर्थात हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम अंधेरे से वापस प्रकाश में जा रहे हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। क्या कारण है? परंतु ये जो घटना होती है कुछ समय के लिए होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो नेत्र के अंदर जो पुतली पाई जाती है, वह पुतली हमारी आंखों को तीव्र प्रकाश से बचाती है। किससे बचाती है? तीव्र प्रकाश से। अर्थात हम जब अंधेरे में थे तो पुतली की साइज कम थी, पुतली की साइज ज्यादा थी, परंतु जब हम तीव्र प्रकाश में गए तो पुतली ने अपना आकार छोटा कर लिया, अर्थात सिकुड़ गई। सिकुड़ने के पश्चात क्या होगा? हम जो प्रकाश किरणें थी उनको जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया। जब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो ऐसी स्थिति में हमें बाहर से जो भी है वो सब धुंधला दिखाई देगा, अर्थात बिल्कुल अंधेरा सा छा जाएगा। परंतु ये जो पुतली के अंदर जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, वे तंत्रिकाएं धीरे धीरे, जो प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं धीरे धीरे पुतली का आकार वापस बढ़ाती है और कितना करती है? जितना प्रकाश अंदर जाने योग्य रखती है। उसके पश्चात पुतली के अंदर से प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुंचता है। तो देखिए अगला भाग हम पुतली की बात कर रहे थे और पुतली के बारे में मैंने आपको बता दिया है पुतली क्या होती है। तो ये भी एक मांसपेशीय संरचना होती है जो परितारिका के बिल्कुल मध्य में एक छिद्र जैसी होती है। कैसी होती है? बिल्कुल एक छिद्र जैसी होती है और तीव्र प्रकाश आने पर ये अपना आकार छोटा कर लेती है, जबकि कम प्रकाश में ये अपना आकार बड़ा कर लेती है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। पुतली के पश्चात हम बात करते हैं नेत्र लेंस की। किसकी बात करते हैं? नेत्र लेंस की। तो देखिए ये जो आपके सामने अगला जो भाग दिख रहा है, देखिए ये जो आपको ये जो बिल्कुल ये भाग चमकीला भाग दिखाई दे रहा है, इस चमकीले भाग को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस। और ये कैसा लेंस होता है? ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? क्रिस्टलीय। और नेत्र लेंस लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला
होता है और पारदर्शक पदार्थ का बना होता है जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है और नेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जो प्रकाश किरणें बाहर से आ रही है वे सर्वप्रथम कॉर्निया के माध्यम से नेत्र के अंदर प्रवेश करेगी। नेत्र के पश्चात कहां जाएगी? पुतली के पास जाएगी। पुतली के पास परितारिका पुतली को संकुचित करने के और उसे वापस शिथिल अवस्था में आने के लिए प्रेरित करती है। नेत्र लेंस परितारिका के मध्य स्थित होता है। जो पुतली के छिद्र में से प्रकाश किरणें नेत्र लेंस में जाती है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें कहां पहुंचती है? नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। जब नेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो वहां पर प्रकाश किरणें एक द्रव में से होकर गुजरती है जिसे कचाव द्रव कहा जाता है। और ये कचाव द्रव नेत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? ये देखिए बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। ये जो आपके सामने जो नीले रंग का जो पदार्थ दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। और ये द्रव बिल्कुल पारदर्शक द्रव होता है जिसमें से प्रकाश किरणें कहां पहुंचती है? रेटिना पर पहुंचती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। तो देखिए अगला भाग हो जाएगा अपना, देखिए इसमें अगला भाग हो जाएगा अपना दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। तो कचाव द्रव मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कचाव द्रव है ये नेत्र लेंस जो मानव नेत्र है उसकी आंतरिक संरचना की सुरक्षा करता है और उसका आकार बिल्कुल गोल बनाए रखता है। जो ये कचाव द्रव होता है इस कचाव द्रव के माध्यम से नेत्र का जो आकार होता है गोल रहता है, अर्थात ये अंदर से दबाव बना के रखता है ताकि आकार में परिवर्तन ना हो और बिल्कुल गोल बनाकर रखता है। तो कचाव द्रव एक पारदर्शक द्रव होता है जिसमें से प्रकाश किरणें कहां पहुंचती है? दृष्टि पटल पर पहुंचती है, जिसका दूसरा नाम रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। अर्थात रेटिना पर प्रकाश किरणें फोकसित होती है और कैसा प्रतिबिंब बनाती है? रेटिना पर आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। कैसा बनाती है? सॉरी आभासी नहीं, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है? देखिए दृष्टि पटल पर प्रकाश किरणें आपतित होती है और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब बनाने के पश्चात जो प्रतिबिंब की जो कहां से दृष्टि पटल से कुछ विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और ये विद्युत आवेग कहां पहुंचते हैं? दृक् तंत्रिकाओं पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? दृक् तंत्रिकाओं के पास पहुंचते हैं और ये दृक् तंत्रिकाएं सूचनाओं को लेकर कहां जाती है? मस्तिष्क में लेकर जाती है, जहां से प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टे प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब बनता है और वही सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो देखिए और अब यहाँ पर एक चीज और है, ये पक्षमाभी पेशियां। ये जो पक्षमाभी पेशियां होती है ये पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस को अपनी जगह पर स्थित होने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात नेत्र लेंस की स्थिति नहीं बदलने देती है। तो ये सारे अंग आपने देख लिए। देखिए सभी अंगों के बारे में हमने बात की मानव नेत्र में। और इसके पश्चात देखिए ये जो दृष्टि पटल है इस दृष्टि पटल को भी मैं देखिए ये आपका दृष्टि पटल हो गया है। तो इस प्रकार से आपके मानव नेत्र की कंप्लीट संरचना पूरी होती है। देखिए और यहाँ पर ये जो कॉर्निया के बीच में जो खाली जगह बची है इस खाली जगह में भी एक द्रव होता है जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय द्रव कहा जाता है। तो देखिए इस जगह में भी एक द्रव पाया जाता है जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, मैं इधर इसको बता देता हूं आपको। ये जो है इसे कहा जाता है जलीय द्रव और ये जलीय द्रव भी क्या काम करता है? ये नेत्र की जो संरचना है उसको गोल रखने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात मानव नेत्र की नेत्र लेंस पर दबाव बना के रखता है। आगे बात समझ में? ये आपके पूरे मानव नेत्र की जो संरचना है वो आपको मैंने समझा दी है। अब हम इसके प्रत्येक भागों के बारे में एक एक भाग के बारे में विस्तार पूर्वक लिखित में इसके नोट्स लिखते हैं और इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं।
तो देखिए सबसे पहले मानव नेत्र टॉपिक डालता हूं मैं, मानव नेत्र। और मानव नेत्र के बारे में आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि मानव नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार अंग है जो मानव में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके प्रमुख अंग, प्रमुख भाग कौन कौन से हो जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख भाग, और प्रमुख भाग में हम सबसे पहला भाग जो लिखेंगे उस पहले भाग का नाम होगा श्वेत पटल। क्या नाम होगा, श्वेत पटल, जिसे हम स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं, स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले भाग की बात करते हैं। पहला भाग है श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल। तो देखिए क्या होता है, मानव नेत्र के, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मानव नेत्र का जो सफेद रंग का जो बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण को ही हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और ये कैसा होता है, अपारदर्शक। कैसा होता है, अपारदर्शक। तो देखिए मानव नेत्र के चारों ओर एक सफेद रंग का अपारदर्शक सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच होता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल कहते हैं। और विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, यह मानव नेत्र की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, और इसे क्या कहा जाता है, श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। दूसरे अंग की यदि हम बात करें तो दूसरा अंग हो जाएगा इसमें श्वेत पटल के पश्चात कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया। और आपको मैंने बताया था कि मानव नेत्र में जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान के रूप में जो सबसे प्रमुख जो भाग जिसका हम दान करते हैं उस भाग का नाम क्या है, कॉर्निया है। क्या नाम है, कॉर्निया। तो हम कॉर्निया के बारे में लिखते हैं। तो देखिए कॉर्निया क्या होता है, नेत्र के सामने उभरा हुआ
उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है, जो श्वेत पटल के मध्य में स्थित होता है। जो श्वेत पटल के मध्य में स्थित होता है। आगे बात समझ में। ये दूसरा भाग कॉर्निया कंप्लीट होता है। तीसरे भाग की हम बात करते हैं और तीसरा भाग हो जाएगा आपके कॉर्निया के पश्चात परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। और परितारिका क्या होता है? हमने चित्र में भी पढ़ा था कि यह मानव नेत्र, जो नेत्र लेंस है, उस नेत्र लेंस को संकुचित रखता है, अर्थात उसे अपने स्थान पर स्थित रहने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए इसके बारे में हमें क्या लिखना है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी काले रंग की मांसपेशियां मांसपेशीय संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी काले रंग की मांसपेशीय संरचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। इसके मध्य एक छिद्र होता है। एक छिद्र होता है जिसमें से प्रकाश किरणें गुजरती है। प्रकाश किरणें गुजरती है। देखिए चौथा अंग हम देखते हैं। परितारिका के पश्चात हम बात करेंगे पुतली। किसकी बात करेंगे? पुतली। और ये पुतली का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार इसका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुतली का क्या कार्य है। तो प्रश्न आ सकता है कि तीव्र प्रकाश में आकार छोटा हो जाना। दूसरा आएगा प्रकाश को अवरोधित करना। तीसरा ऑप्शन उसमें दे देगा कि नेत्र लेंस की सुरक्षा करना। और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए तीव्र प्रकाश में आकार छोटा कर लेना इसका कार्य होता है। तो देखिए पुतली के बारे में लिखते हैं कि परितारिका के बीच में स्थित
छिद्र को पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। पुतली कहा जाता है। यह तीव्र प्रकाश में आने पर अपना आकार संकुचित कर लेती है। देखिए वही बात आ गई है कि परितारिका के बीच में जो छिद्र स्थित होता है उस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली क्या कार्य करती है कि तीव्र प्रकाश आने पर अपना आकार संकुचित कर लेती है। अर्थात कई बार देखो सूर्य से कई प्रकार का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है। हम डायरेक्ट यदि सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें, साथ में अल्ट्रावायलेट किरणें, बहुत सारी किरणें प्रकाश के साथ में आती है, परंतु वो प्रकाश हमारे नेत्र के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो वहां पर जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? पुतली की होती है। पुतली क्या करती है कि जब तीव्र प्रकाश आता है तो ये अपना आकार संकुचित कर लेती है। क्या कर लेती है? संकुचित कर लेती है, जिससे तीव्र प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है केवल उतना ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पर पुतली का कार्य काफी अहम है नेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि ये नेत्र की एक तरह से सुरक्षा भी प्रदान कर रही है, या हम कह सकते हैं कि ये नेत्र के लिए एक गार्ड की तरह कार्य करती है। तो ये पुतली हो गई है। और तीव्र प्रकाश में तो अपना आकार संकुचित कर लेती है, तथा मंद प्रकाश में अपना आकार, ऐसे लिखें, मंद प्रकाश में फैल जाती है। यही कारण है कि जब हम अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो अंधेरे कमरे में हमारी पुतली का आकार काफी बड़ा होता है, और जैसे हम बाहर तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार अचानक से संकुचित हो जाता है, जिसके कारण हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समय के लिए अंधेरा दिखाई देता है, तथा कुछ समय पश्चात जब पुतली वापस अपने आकार में संकुचित होती है और अपने सामान्य अवस्था में आती है तो हमें वापस से प्रकाश दिखाई देने लगता है, बाहर की सभी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो देखिए ये पुतली आपकी कंप्लीट होती है। और पांचवा जो अंग है इस नेत्र का, वो पांचवा अंग कौन सा है? नेत्र लेंस। कौन सा है? नेत्र लेंस। तो अब हम नेत्र लेंस की बात करेंगे, और उस नेत्र लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस भी कह सकते हैं। कौन सा लेंस कह सकते हैं? क्रिस्टलीय लेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए नेत्र लेंस के बारे में क्या लिखना है? परितारिका के पीछे लचीले पारदर्शक पदार्थ का एक क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है। क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है जो मांसपेशियों की सहायता से
अपने स्थान पर स्थित रहता है। देखिए, परितारिका के पीछे लचीले पारदर्शक पदार्थ का एक क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है, जो मांसपेशियों की सहायता से, और मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? पक्षमापी पेशियां। क्या कहा जाता है? पक्षमापी पेशियां कहा जाता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये जो पक्षमापी पेशियां होती है, इनको हम मांसपेशियां भी कह सकते हैं। तो ये जो पक्षमापी पेशियां हैं, इन पक्षमापी पेशियों के मध्य में नेत्र लेंस स्थित होता है। क्या स्थित होता है? नेत्र लेंस स्थित होता है। और इस नेत्र लेंस की विशेषता क्या है? देखिए, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं। इस नेत्र लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है। कैसा बनता है? नेत्र लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। अर्थात नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल या रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंब से छोटा बनता है। तो फिर ये सीधा कैसे दिखाई देता है? तो जो दृष्टिपटल पर जब ये प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल पर स्थित जो दृक् तंत्रिकाएं होती है वे सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो दृक् तंत्रिकाएं विद्युत आवेग उत्पन्न करती है और उन विद्युत आवेगों की सहायता से सूचनाएं मस्तिष्क के पास पहुंचती है और मस्तिष्क उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हमें जो भी दिखता है वो सीधा ही दिखाई देता है। आगे बात समझ में? नेत्र लेंस के बाद में हम बात करेंगे अगले अंग की, अगले भाग की बात करेंगे, जिसका नाम है जलीय द्रव। क्या नाम है? जलीय द्रव। और ये जलीय द्रव कहां पाया जाता है? कॉर्निया और परितारिका के मध्य में पाया जाता है। तो देखिए, इसके बारे में लिखते हैं हम। नेत्र लेंस व कॉर्निया के मध्य में, नेत्र लेंस व कॉर्निया के मध्य में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है। द्रव भरा रहता है। एक पतला द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। और ये जलीय द्रव क्या करता है? तो देखते हैं, यहां लिखते हैं हम। यह द्रव इस भाग पर उचित दबाव बनाए रखता है, जिससे
आँख लगभग गोल बनी रहे। कैसी बनी रहे? आंख लगभग गोल बनी रहे। तो देखिए, नेत्र लेंस व कॉर्निया के मध्य में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। कहाँ भरा होता है ये? कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य में। एक बार हम चित्र पे चलते हैं वापस। देखिए, यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग में ये जो द्रव भरा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जलीय द्रव कहते हैं। और ये जो जलीय द्रव है, ये क्या करता है? ये नेत्र पर उचित दबाव, इस भाग पर क्या करता है? ये उचित दबाव बनाकर रखता है, जिससे केवल कॉर्निया का भाग ही उभरा हुआ दिखाई देता है। बाकी पूरा नेत्र कैसा हो? गोल, बिल्कुल गोल आकृति में दिखाई देता है, अर्थात गोल आकृति में बना रहता है। तो यहाँ पर जलीय द्रव का क्या कार्य हो गया कि यह द्रव इस भाग पर उचित दबाव बनाए रखता है, जिससे आंख गोल बनी रहे। तो अब हम अगले भाग की तरफ चलते हैं और सातवां भाग यहाँ पर देखते हैं। सातवें भाग का नाम है यहाँ पर रक्त पटल। क्या नाम है? रक्त पटल। और रक्त पटल क्या होता है? देखिए, नेत्र के श्वेत पटल, नेत्र के श्वेत पटल के नीचे, नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करती है। तो देखिए, रक्त पटल के और श्वेत पटल के नीचे, नेत्र के जो श्वेत पटल है उसके नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। उस झिल्ली नुमा संरचना का क्या कार्य है कि वह रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है, जिससे प्रतिबिंब निर्माण में सहायता मिलती है। तो ये 7 भाग आपके हो चुके हैं। अब 8वें भाग पर हम चलते हैं और 8वां भाग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है रेटिना। क्या है? रेटिना। और रेटिना का दूसरा नाम क्या है? तो रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। तो अब हम दृष्टि पटल की बात करेंगे कि रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है। तो देखिए, यहां पर हम लिखते हैं कि रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। एक पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रेटिना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रेटिना कहा जाता है। वस्तु से आने वाले
वस्तु से आने वाली प्रकाश वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर फोकसित होती है। इसके पश्चात क्या होता है भाई? देखो, रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होकर वो कहां जाती है? रेटिना पर फोकसित होती है। कहां फोकसित होती है? रेटिना पर फोकसित होती है। इसके पश्चात क्या होता है? तो देखिए, इसके पश्चात रेटिना पर उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रकाश मिलने पर सक्रिय होकर सिग्नल उत्पन्न करती है। जो सिग्नल उत्पन्न करती है, जो प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होते हैं। यह आपके रेटिना की पूरी संरचना मैंने आपके सामने लिख दी है। देखिए, रक्त पटल के नीचे के पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। जब वस्तु से प्रकाश किरणें आती है तो ये प्रकाश किरणें कहां से अपवर्तित होती है? नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है। और नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वे रेटिना पर फोकसित होती है। जब रेटिना पर फोकसित होती है तो इसके पश्चात क्या होता है कि रेटिना पर जो प्रकाश सुग्राही अर्थात प्रकाश को ग्रहण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, वे कोशिकाएं क्या होती है? सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर सिग्नल उत्पन्न करती है। कैसे सिग्नल? विद्युत सिग्नल। मैंने आपको चित्र में बताया था कि रेटिना पर कुछ कोशिकाएं होती है जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। वे रेटिना पर प्रकाश मिलने पर क्या करती है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और ये विद्युत सिग्नल क्या करते हैं? प्रतिबिंब निर्माण में सहायता करते हैं, अर्थात प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होते हैं। ये आपके रेटिना की संरचना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगले भाग पर चलते हैं और 9वें भाग पर हम लिखेंगे काचाभ द्रव। क्या लिखेंगे? काचाभ द्रव। और काचाभ द्रव के बारे में आपको एक ही बात विशेष ध्यान रखनी है कि यह एक पारदर्शक द्रव होता है जो रेटिना व नेत्र लेंस के मध्य में स्थित होता है। तो यहां पर देखिए, लिख देता हूं मैं, नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य
रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा होता है। एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यह प्रकाश स्रोत से आने वाली हानिकारक किरणों से रेटिना की सतह की सुरक्षा करता है। देखिए, नेत्र लेंस से जब प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होने के साथ ही वे किरणें काचाभ द्रव से होकर गुजरती है, और काचाभ द्रव में जो पराबैंगनी किरणें होती है, उन पराबैंगनी किरणों, जब वैसे तो पराबैंगनी किरणें अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, परंतु यदि कोई पराबैंगनी किरणें अंदर प्रवेश कर जाती है तो उन किरणों को काचाभ द्रव के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे रेटिना की सतह को सुरक्षा मिलती है, और साथ ही जो काचाभ द्रव है यह नेत्र की जो संरचना है उसको गोल बनाए रखने में भी सहायता करता है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और अपना अंतिम भाग नेत्र लेंस का अंतिम भाग पढ़ते हैं। उस अंतिम भाग का नाम क्या है? उस अंतिम भाग का नाम है प्रकाश नाड़ी। क्या नाम है? प्रकाश नाड़ी, या इसी को हम कह सकते हैं दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिकाएं। देखिए, इन दृक् तंत्रिकाओं का क्या कार्य है उनकी बात हम करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्रकाश नाड़ी या दृक् तंत्रिकाएं क्या करती है? रेटिना पर उत्पन्न सिग्नलों को प्रकाश नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित किया जाता है। मस्तिष्क को प्रेषित किया जाता है जिससे मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिंब वस्तु का
सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए, प्रकाश नाड़ी या दृक तंत्रिकाएं क्या करती है कि जो रेटिना पर जो सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं, वे प्रकाश नाड़ी के द्वारा कहां पहुंचते हैं? मस्तिष्क को प्रेषित किए जाते हैं। किसको प्रेषित किए जाते हैं? मस्तिष्क को प्रेषित किए जाते हैं। और जब मस्तिष्क को ये जो सिग्नल है मिलते हैं, तो मस्तिष्क जो रेटिना द्वारा जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उस उल्टे प्रतिबिंब को कैसा प्रतिबिंब बना देता है? सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है, जिससे हमें बाहर की वस्तुएं कैसी दिखाई देने लगती है? सीधी दिखाई देने लगती है। तो ये आपके मानव नेत्र के सभी भागों का वर्णन हमने इस क्लास में किया है। आज मानव नेत्र का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम जब अगली कक्षा में आएंगे, तो अगली कक्षा में हम कुछ नेत्र के द्वारा जो अलग अलग जो टॉपिक है, जो नेत्र की जो संवेदन क्षमता है और नेत्र से बनने वाले प्रतिबिंब और इसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ